हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पेपर 1 के हिस्ट्री के सेगमेंट को प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत का इतिहास इस टॉपिक से शुरू करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चूँकि इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की एक अनुक्रमिक कथा है, इतिहास के आवश्यक अंग हैं अतीत, सभ्य युग, मानव प्रयास और घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार, वर्तमान जो अभी जीवित है। तो प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। वर्तमान मानव का स्वरूप तो क्रमिक विकास का परिणाम है। तो चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक पुरातात्विक सामग्री और दूसरा साहित्यिक सामग्री। तो पुरातात्विक सामग्री के ये कुछ प्रकार हैं, जैसे अभिलेख हैं, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मोहरें आदि हो सकते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। तो अभिलेखों के अध्ययन करने को हम एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र, दीवारों और प्रतिमाओं पर बनाए गए थे। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। मास्की, गुर्जर, उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवानामप्रिय दसी अर्थात देवों का प्यारा ऐसा कहा गया है। देवों का प्यारा। इसके अलावा सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही और अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगीं, जिनमें दरबारी कवियों और लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। ये कुछ शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे अभिलेख, शासक और विषय। तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक का था, जिसके समय की घटनाओं का इसमें क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। जूनागढ़ अभिलेख है, ये रुद्रदामन शासक था। इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण मिलता है। अगला है नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री रचनाकार। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण है और गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह समुद्रगुप्त का है। इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण दिया गया है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय का, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण प्रस्तुत करता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख, यह स्कंदगुप्त के टाइम का है। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोधर्मन सैनिक उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है।
इसके अलावा गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेश नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अभिलेखों के पश्चात अगला है स्मारक और भवन। तो स्मारक और भवनों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला है। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों और महलों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिरों से हिंदू कला मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है, अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर वेसर शैली और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजौर का राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। स्मारक और भवनों के बाद अब आते हैं सिक्कों पर। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें ठप्पा मारकर बनाया जाता था, तो भारतीय भाषा में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत सिक्के ईसा पूर्व से 5वीं सदी के हैं। आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के निशान बने होते थे। साधारणतया 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही मिलता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं पर तिथियां भी खुदी हुई हैं, जो कालानुक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः सीसे, चांदी, तांबा और सोने के हैं। सातवाहन के वंश के राजाओं ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। इसके बाद मूर्तियां। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। बरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। चित्रकला। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्तकाल की कलात्मक उन्नति का पूरा आभास होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कि अजंता महाराष्ट्र में है। इसके बाद आता है मोहरें। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और वसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। यह था पुरातात्विक स्रोत, और अब चलते हैं साहित्यिक स्रोतों की तरफ।
साहित्यिक स्रोत दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है भारतीय साहित्य, दूसरा है विदेशी साहित्य, जो कि विदेशी या आक्रमणकारी या विदेशी लोग यहाँ भारत में यात्रा करने के दौरान जब आए तो उनके विवरण यहाँ पर हैं। तो भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य हैं। और विदेशी साहित्य के लिए यूनान एवं रोम के लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक, इनके द्वारा हमें भारतीय इतिहास का पता चलता है। तो धार्मिक साहित्य, इसे भी दो भागों में बांटा जा सकता है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, वेदांग तथा सूत्र, महाकाव्य और पुराण और स्मृतियां भी हैं, जैसे मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ब्राह्मणेतर साहित्यों में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। तो सबसे पहले आता है वेद। तो वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों वेदों को मिलाकर के संहिता कहा जाता है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है और वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत भी वेद है। तो ऋग्वेद की बात करते हैं। यह सबसे प्राचीनतम वेद है और यह ऋचाओं में बद्ध किया गया है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं और वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इसका पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है और यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य के रूप में शामिल किया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 10वां मंडल चातुर्वर्ण्य समाज की संकल्पना का आधार है, यानी कि 4 वर्ण होंगे ऐसी व्यवस्था 10वें मंडल में दी गई है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी ऐसी। ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसे आप लोग जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी अथवा संख्यायन कह सकते हैं इसको। अगला है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन है। यह गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में है, दोनों प्रकार की विधाओं में है, गद्य और पद्य दोनों में। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्ययु कहलाया जाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतासुरोपनिषद और मैत्राणी उपनिषद हैं। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। नेक्स्ट इज सामवेद। सामवेद में कुल 1875 श्लोक हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं, लेकिन बाकी के शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनीय हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण है। साम का अर्थ गान होता है और इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। 7 स्वर जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नि की उत्पत्ति भी इसी वेद से हुई है। अब आते हैं अथर्ववेद पर। इसकी रचना अथर्व ऋषि तथा अंगिरा ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई थी। इसमें ब्रह्मज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। इस वेद में
731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 के आसपास मंत्र हैं। नेक्स्ट इज ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य तथा पुराण। तो टॉकिंग अबाउट संहिता के बाद ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों की जैसे हमने बात की, जैसे कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसी प्रकार वेदांग तथा सूत्रों की बात करें तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जैसे जो कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये 6 हैं। यह वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। अब महाकाव्यों की बात करें तो महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत को शामिल किया गया है। रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, इसमें हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसके बाद महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक माना जाता है। इसके बाद आता है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्षि ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण आदि हैं। साहित्यिक स्रोतों में अब आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य पर। ब्राह्मणेतर साहित्य जिनमें बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य ये हैं। तो बौद्ध साहित्य जो कि बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और भारतीय इतिहास के साधन के रूप में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। पाली भाषा में लिखे गए दीपवंश और महावंश 2 ये ग्रंथ हैं जो मौर्यकालीन इतिहास को बताते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। नागसेन ने मिलिंद पन्हो नाम का ग्रंथ लिखा जो पाली भाषा में है। और बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि हैं। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर के पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। इसके बाद आता है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से पता चलता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। और इसके बाद आता है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। जैसे अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इसके अलावा कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन दिया गया है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और
कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम ऐसी रचनाएं लिखी। अब आते हैं विदेशी साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। तो विदेशी साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे यूनान एवं रोम के लेखकों ने क्या विवरण दिया है भारतीय इतिहास के बारे में, ऐसे ही चीनी यात्रियों ने और ऐसे ही अरब यात्रियों ने। तो हम सबसे पहले यूनान और रोम के लेखकों की बात करेंगे। यूनान और रोम के लेखक, तो इसमें कुछ मुख्यतः जो नाम हैं वही हैं। टेसियस, यूनान के प्राचीन लेखक हैं टेसियस, और हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी थी। इसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निर्याकस, आनसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। इन्होंने भी भारतीय इतिहास के बारे में अपनी पुस्तकों में जानकारी दी है। इसके बाद सिकंदर के बाद भारत में यहाँ मैगस्थनीज आए, डायमेकस और डायोनिसियस। मैगस्थनीज ने इंडिका नाम की किताब लिखी जो मौर्य काल की जानकारी देती है। डायमेकस ये बिंदुसार के समय में आए। इसी प्रकार डायोनिसियस बिंदुसार और अशोक के समय में पता चलता है। प्लिनी ये इन्होंने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा टोलेमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद चीनी यात्रियों के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख थे फायान, वेनसांग, इत्सिंग। ये अलग अलग समय में भारत आए। फायान 5वीं सदी में भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासन में भारत आए थे। इन्होंने भारतीय समाज और यहाँ की संस्कृति तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। वेनसांग ये 7वीं सदी के समय में हर्षवर्धन के समय में आए और इन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है सी यू की। इत्सिंग ये 7वीं सदी के अंत में भारत में आए थे। इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब आते हैं अरब यात्रियों के विवरण पर। तो अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरणों से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अल-बरूनी और इब्न बतूता का नाम सर्वप्रथम है। तो अल-बरूनी की बात करें तो यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, भारत की खोज ऐसा नाम है, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम 1888 में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से तहकीक ए हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। अरबी लेखकों में अल-बरूनी के अतिरिक्त अल-बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम, निजामुद्दीन, इब्न बतूता, फरिश्ता ये लोग भी आए थे। तो इब्न बतूता की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला ये अरबी भाषा में इन्होंने लिखा था। तो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। और इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया और बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। अब हमने इतनी
अध्ययन के बाद ये 2 प्रश्न रखे हैं, अभ्यास प्रश्न। इन 2 अभ्यास प्रश्नों का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। पहला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि इनमें से कहाँ पर है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। और दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो इनके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।